सुप्रभात बच्चों। देखिए, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई प्राध्यापक है, कोई कलेक्टर है, कोई तहसीलदार है कि नहीं। तो इन लोगों की ओर देखने से हम सोच में पड़ जाते हैं कि अरे यार, ये लोग जो है इस पद पर कैसे पहुँचे होंगे, इन्होंने क्या किया होगा, है कि नहीं। ऐसे हम सोच में पड़ जाते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो लोग होते हैं इन्हें उस पद तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, जो है कठिन परिश्रम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, इनकी एग्ज़ाम होती है, स्पर्धा परीक्षाएं होती है। जैसे एमपीएससी, यूपीएससी का नाम सुना है आप लोगों ने। तो ये जो स्पर्धा परीक्षा होती है, इन स्पर्धा परीक्षा के माध्यम से जो लोग हैं वह उनके पद तक पहुँचते हैं। यानी हमें किसी को अगर चुनना हो तो हमें क्या करना होता है, उसकी परीक्षा लेनी पड़ती है ना। और जब वो परीक्षा में पास होता है तब जाकर उसको वह पद मिलता है। तो बच्चों देखिए, राजा महाराजाओं के समय की बात है, तब इस प्रकार की रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो नहीं होती थी। उनकी जो परीक्षा है वह परीक्षा जो है थोड़ी अलग पद्धति की होती है। थोड़ी सी अलग पद्धति की उनकी परीक्षा होती है। तो देखिए, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, योग्य चुनाव। क्या नाम है उसका, योग्य चुनाव। तो बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि जो राजा है, राजा का एक मंत्री रहता है, जगत राम जो है, उसको एक मंत्री का चुनाव करना होता है। और उस मंत्री का चुनाव वह किस पद्धति से करते हैं उसी के बारे में हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 5 निकालो। और अब हमारा जो पाठ है, लेसन है, वो है तीसरा लेसन है, योग्य चुनाव। सुधा शर्मा जो है, इन्होंने यह कहानी लिखी हुई है। तो देखिए, मैं पढ़ूंगी, आपको उस लाइन के ऊपर उंगली रखनी है और ध्यान से शब्दों को देखना है। और जो मैं स्पष्टीकरण करूंगी उसको भी आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो देखिए, इस कहानी में एक राजा है, उसका नाम है राजा मंगलसेन। क्या नाम है राजा का, राजा मंगलसेन। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। देखिए, राजा मंगलसेन का मंत्री कौन था, मंत्री जगतराम। मंत्री थे। अब वो कैसे हैं, अब वह बूढ़े हो चुके हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति, आदमी बूढ़ा होता है तो उससे जो कामकाज है वो पहले जैसे नहीं हो पाता। इसीलिए जगतराम जो है अब बूढ़े हो चुके हैं। और देखिए, उन्होंने राजा को स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की थी। सेवा मुक्त मतलब सेवा मुक्त का मतलब होता है नौकरी से छुटकारा देना। नौकरी से छुटकारा।
तो उन्होंने मतलब किसने? जगत राम ने। जगत राम ने स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती का मतलब है प्रार्थना। प्रार्थना, रिक्वेस्ट कहते ना। तो उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। देखिए क्या कहा राजा मंगलसेन ने, मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके जैसा ही परोपकारी, सेवाभावी और ईमानदार। देखिए कौन कौन से गुण थे जगत राम में? परोपकारी, सेवाभावी और ईमानदार। कैसे थे जगत राम? परोपकारी थे, सेवाभावी थे और ईमानदार थे। इसीलिए राजा मंगलसेन ने कहा कि मुझे आपके जैसा ही मंत्री आपको चुनकर देना होगा, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। और जब आप आपके जैसे मंत्री का चुनाव करके दोगे तो मैं आपको सेवा से मुक्त कर दूंगा, यानी सेवा से छुटकारा आपका कर दूंगा। जगत राम ने आदेश दिया। अभी देखिए जगत राम को क्या करना था कि अपने जैसा ही मंत्री चुनना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। क्या किया उन्होंने कि आदेश दिया और राज्य में ढिंडोरा पिटवाने के लिए कहा। ढिंडोरा पिटवाना मतलब मुहावरा है ये, ढिंडोरा। मतलब सूचना को लोगों तक पहुंचाना। सूचना को लोगों तक पहुंचाना। आपने देखा होगा बहुत दूरदर्शन वगैरह फिल्म में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने फिल्म रहते थे वहाँ जो हलकारा होता है, हलकारा मतलब संदेश देने वाला, वो क्या करता है? ढोल बजा बजा कर लोगों को इकट्ठा करता है और राजा ने ये संदेश दिया है, आज हमारे राज्य में ऐसा होने वाला है, इस प्रकार के संदेश वह ढिंडोरा पिटवा कर देता है। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा, यानी गुरुवार के दिन। किस दिन होने वाला था चुनाव? गुरुवार के दिन। और कितने बजे? 11 बजे यह चुनाव होने वाला था, गुरुवार के दिन और 11 बजे। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे और जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों को ठीक 11 बजे गुरुवार के दिन राज दरबार में पहुंचना है। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पिटने लगे। हरकारे मतलब संदेश देने वाला। संदेश देने वाला। तो हरकारे के माध्यम से यह जो संदेश है वो गाँव के लोगों तक दिया गया। देखिए आगे क्या होता है? चयन वाले दिन। चयन वाले दिन मतलब जिस दिन चुनाव होने वाला था उस दिन।
चुनाव वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी और इस प्रकार से जिस दिन चुनाव निश्चित किया गया था उसी दिन क्या हुआ था कि राज दरबार की ओर से जाने वाला जो रास्ता था वह यानी उम्मीदवारों की वजह से वहाँ पर भीड़ हो गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक राज दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। और देखिए बच्चों क्या हुआ था उस दिन कि आने वाले की भीड़ जो है लगी हुई थी राज दरबार की ओर, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ था कि एक जो वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति जो है वह हताश सा बैठा था। हताश सा बैठना मतलब निराश होकर बैठना। निराश होकर बैठना। तो इस प्रकार से रास्ते के एक ओर एक वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति निराश होकर बैठा हुआ था। देखिए उसकी निराशा क्या है। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। देखिए क्यों निराश हो गया था वह, क्योंकि उसकी जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का जो एक पहिया है वो कहाँ फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। देखिए वो जो पहिया है वह कीचड़ में फंस गया था और बूढ़ा व्यक्ति यानी कमज़ोर होता है, उसकी ताकत ज़्यादा नहीं रहती, इसीलिए उस व्यक्ति ने उस पहिए को निकालने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह उस पहिए को नहीं निकाल पाया था, वह असफल रहा था निकालने में। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखिए बच्चों कि बहुत सारे जो उम्मीदवार थे उसी रास्ते से जा रहे थे राज दरबार में, है ना, चुनाव के लिए, लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े आदमी की सहायता मदद नहीं की। पेज नंबर 6 पर आओ। उम्मीदवार युवकों में एक था। देखिए उम्मीदवार युवकों में एक था। कौन था वह? कर्मवीर। क्या नाम था उसका? कर्मवीर। उस उम्मीदवार का नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। देखिए ये जो कर्मवीर है वो कैसे परिवार का था? निर्धन। निर्धन मतलब गरीब, जिनके पास अधिक धन नहीं होता, संपत्ति नहीं होती, उसको कहते हैं निर्धन। इधर लिखती हूँ। निर्धन का मतलब है गरीब, लिख सकते हैं हम। समझने के लिए याद रखो कि जिनके पास अधिक धन संपत्ति नहीं होती उसको निर्धन कहते हैं, मतलब गरीब। तो वह कैसा था? गरीब परिवार का था, लेकिन कैसा था? प्रतिभाशाली था, मतलब होशियार था, सर्वगुण संपन्न था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। यानी जैसे उम्मीदवार राज दरबार में जा रहे थे उनकी तरह भी यह जो युवक है वह तेजी से जा रहा था।
उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। और जो बूढ़ा है, जगतराम बूढ़ा, अभी उसका नाम पता नहीं है, लेकिन जो बूढ़ा है वो क्या कर रहा था कि कीचड़ में फंसा हुआ जो पहिया है उसको निकालने की वह कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर राज दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। और देखिए, उस बूढ़े व्यक्ति की दशा देखकर कर्मवीर जो है राज दरबार में पहुंचने की चिंता उसने छोड़ दी कि मुझे देर हो जाएगी या मैं चुना नहीं जाऊंगा, लेट पहुंचा तो, इस प्रकार की जो चिंता है उसने छोड़ दी। और क्या किया कि वह उस वृद्ध व्यक्ति के पास जा पहुंचा और सीधे वह कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और कीचड़ में उतरने के बाद क्या किया, दोनों हाथों से जोर लगाकर बैलगाड़ी का जो पहिया है वो ऊपर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखिए बच्चों, तो क्या किया कर्मवीर ने कि उस वृद्ध व्यक्ति की मदद की और मदद मिलने पर वृद्ध व्यक्ति जो है उसने उसको आशीर्वाद और उसके साथ साथ कुछ इनाम देने के लिए भी कहा, लेकिन उसने विनम्र भाव से, मानो जैसे ये मेरा कर्तव्य था, इस भाव से उसने इनाम लेने से मना कर दिया। आपके साथ भी कई या हुआ होगा ऐसा कि आप किसी का काम करते हो या किसी की मुसीबत में अगर आपने उसकी मदद की हो तो आपको भी इसी प्रकार से कहते हैं ना कि बेटा ये लो बख्शीश मेरी ओर से, आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरा काम सुना। लेकिन कई बार आप क्या करते हो कि नहीं दादाजी, नहीं नानी जी, ये क्या है, ये तो मुझे करना ही था, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आप भी मना कर देते हो ना। तो इस प्रकार से कर्मवीर ने भी इनाम लेने से मना कर दिया। तो बच्चों, आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आज का होमवर्क गृहपाठ करना है ना आपको। तो आपका आज का गृहपाठ क्या है, आपको जो ये कहानी है, बाकी की कहानी, यानी हम नेक्स्ट पीरियड में उसको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये पूरी जो कहानी है ये आपके मम्मी पापा को आपको स्टोरी के रूप में सुनानी है और उस प्रकार का जो वीडियो है वो मुझे सेंड करना है। आ गया ना होमवर्क समझ में? तो ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।